25 जून 1975 युवा और तरक्की करते भारत में ये एक आम दिन था। लेकिन आज सुबह वो 6 बजे का अखबार देने कोई नहीं आया था, मगर अब देश को संबोधित करने वाली थी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। और इसके बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए इतिहास के काले पन्नों के अंदर रह गया। दिस वाज द डेथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो आखिर इमरजेंसी होती क्या है और क्या इसे कोई भी प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कभी भी लगा सकता है? द आंसर इज नो। भारत के अंदर सिर्फ राष्ट्रपति ही वो अथॉरिटी है जो आर्टिकल 372 के तहत देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी वो कंडीशन है जहां पर देश में वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कि बाहरी दबाव या फिर आर्म्ड रेबेलियन यानी कि विद्रोह की परिस्थितियां खड़ी हो। लेकिन ये आर्म्ड रेबेलियन वर्ड 1978 में हुए 42nd अमेंडमेंट के अंदर इस आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया था। इसके पहले यहाँ पर शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसी शब्द का फायदा उठा करके इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद से देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराई। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई हो। भारत में पहली बार इमरजेंसी साल 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान पंडित नेहरू ने लगाई थी, जस्ट टू होल्ड द मीडिया, ताकि देश में ऐसी कोई भी बातें ना फैले जिससे कि देश स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस में आ जाए। इसी तरह से सेकेंड टाइम इमरजेंसी 1971 के अंदर इंडो पाक वॉर के टाइम भी लगाई गई, और फाइनली इसके 4 साल बाद देश के अंदर पहली बार बिना वॉर और बिना एक्सटर्नल अग्रेशन के नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। अब इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण लगाई गई थी। लेकिन जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे वो ऑलरेडी 1973 और 74 के अंदर खत्म हो चुके थे। एंड दिस इज वेयर द ट्विस्ट बिगिन। 1966 में जब ताशकंद समझौते में गए प्रधानमंत्री की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई, तब इंदिरा गांधी को देश की तीसरी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जिसके बाद वो 1967 में हुए जनरल इलेक्शंस को जीतकर ऑफिस के अंदर वापस आई। इंदिरा गांधी वॉज अ ट्रू लीडर, और साथ ही उन्हें अपने साथी मिनिस्टर्स पर भी पूरा भरोसा नहीं था, और वो चाहती थी कि सभी छोटे बड़े डिसीजंस पीएम ऑफिस के अंदर ही लिए जाए। इंदिरा गांधी ने बड़े ही बोल्ड मूव्स लिए, जैसे कि सभी बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना, ताकि रूरल इंडिया में भी बैंक्स को जल्दी से जल्दी फैलाया जा सके। साथ ही प्राइवेट पर्स का एबोलिशन, जिसके अंदर आजादी के बाद सभी पुराने राजाओं को उनका खर्चा निकालने के लिए हर महीने सरकार द्वारा पैसे दिए जाते थे। इंदिरा गांधी ने इसे बंद करवाया ताकि ये सारे पैसे देश के गरीब लोगों के अंदर बांटे जा सके, और इनके गरीबी हटाओ वाले मूव ने तो इन्हें नेशंस फेवरेट बना दिया, जिसके बाद इन्हें कोई भी हराए ये बहुत मुश्किल था। लेकिन इसी सत्ता की लालच ने इमरजेंसी की ये कहानी शुरू करी। बात है 1971 के एमपी इलेक्शंस की, जिसमें इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी हुई, और इसके अंदर उन्होंने ओपोजिशन के नेता राजनारायण को एक रिकॉर्ड 1,10,000 वोट से हराया, और साथ ही में कांग्रेस ने पूरे देश में 352 सीटें हासिल करी 538 में से। लेकिन इस हार के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करी कि इंदिरा जी ने बहुत ही गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। इनमें से ज्यादातर पॉइंट्स को कोर्ट ने सीधा नकार दिया, लेकिन 2 पॉइंट्स को कोर्ट ने बिल्कुल सही पाया। पहले पॉइंट में लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी पूरी गवर्नमेंट बॉडी का सपोर्ट मिला इंदिरा जी को चुनाव जिताने में, और दूसरा पॉइंट था कि स्टेज लीगल हाइट से ज्यादा बड़े थे और वहां पर लगे लाउड स्पीकर के ऊपर भी सवाल उठाए गए, जिसके बाद इस केस की हियरिंग के लिए देश की प्रधानमंत्री को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा, और ये उनकी नजरों में एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। और तो और वो केस भी हारी, और कोर्ट ने उनके ऊपर अगले 6 साल का पॉलिटिकल बैन लगा दिया। अब ऑब्वियसली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से केस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सिर्फ स्टे ही लगाया अगली सुनवाई तक, और साथ ही में उनको एज अ एमपी मिलने वाली सभी पावर से हटा दिया गया। हाँ, वो देश की प्रधानमंत्री तो थी, लेकिन संसद में होने वाले चुनाव के अंदर भाग नहीं ले सकती थी, और ना ही अपने द्वारा कोई भी बड़ा डिसीजन दे सकती थी। इंदिरा जी स्टे से नाखुश थी, और उन्हें चाहिए था देश के ऊपर पूरा कंट्रोल, और इसी कारण उन्होंने 24 जून 1975 को देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद को देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए कन्विंस किया। इस डिसीजन से पहले ना तो किसी कमेटी मेंबर से बात करी गई और ना ही किसी से कुछ भी डिस्कस किया गया, यहाँ तक कि बात न फैले इसलिए सभी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग हाउसेस की भी बिजली तुरंत ही काट दी गई। दूसरे दिन ऑफिशियल न्यूज आने से पहले ही विपक्ष के बड़े नेता जैसे विजय राज सिंधिया
उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, गायत्री देवी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी बहुत सारे नेताओं को तुरंत ही जेल में डाल दिया गया। आर्टिकल 19 और 22 के अंदर मिलने वाले मौलिक अधिकार तुरंत ही छीन लिया गया। यहाँ तक कि देश में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के जेल में डालने की आजादी भी पुलिस और अन्य सभी फोर्सेस को दे दी गई। और तो और कांग्रेस का भी जो नेता इसके खिलाफ बोलता उसे भी अगले ही दिन रिजाइन दिलाकर जेल में डाल दिया जाता। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी तुरंत ही बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि 1976 में होने वाले इलेक्शंस को भी पोस्टपोन कर दिया। इसी दौरान दिसंबर 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जिसके अंदर इतने बदलाव किए गए कि लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इन्हीं बदलावों के अंदर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा। इस टाइम पर सभी तरह के विद्रोह और आंदोलन भी बैन थे, यहाँ तक कि किसी भी एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा सैलरी या फिर बोनस नहीं दिया जाता था और काम ना करने पर तुरंत ही जेल भेजना भी आम सा हो गया था। लेकिन इससे भी लोग खुश थे, क्योंकि लोगों के हिसाब से ट्रेन टाइम पर आती थी, सभी सामान मिलता था, कहीं पर चक्का जाम नहीं होता था, ना कोई अनशन होते थे, ना ही आंदोलन। और एक आम आदमी के लिए ये एक आइडियल कंडीशन है। मगर अब शुरू हुआ इंदिरा गांधी का फॉल, जिसके अंदर सबसे बड़ा हाथ उनके बेटे संजय गांधी का था। वो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम के तहत देश के अगले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इसी बीच उन्होंने लाया अपना 5 पॉइंट प्लान। ये 5 पॉइंट्स थे लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, प्लांटेशन, अबॉलिशन ऑफ डाउरी और अबॉलिशन ऑफ कास्टिज्म। इससे पहले उनकी जो भी पॉलिसीज थी वो सभी गरीबों और गांव के लोगों के भलाई के लिए थी। लेकिन इस फैमिली प्लानिंग वाली चीज ने पूरे देश को परेशान किया और सरकार के खिलाफ भी। ऑफिसर्स को टारगेट्स मिलते थे कि लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाए और इस कैंपेन के अंदर लगभग 81 लाख लोगों की वैसेक्टॉमी कराई गई, जिसके अंदर 16 साल से लेकर 70 साल तक के लोग शामिल थे। और तो और इम्प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने और हाइजीन ना मेंटेन करने के कारण कई हजार लोगों की जान तक चली गई। और इसी तरह के कई कारणों के चलते गरीब, पिछड़ी और गांव की जनता आखिरकार कांग्रेस के खिलाफ हो गई। अब आप सोचेंगे कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो इमरजेंसी हटाने की जरूरत ही क्या पड़ी। और यहाँ पर आया देश के ऊपर बाहरी दबाव। यूएन और अमेरिका ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप देश को ऐसे इमरजेंसी के अंदर नहीं रख सकते। और इसी समय पर इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने भी उन्हें सलाह दी, इस समय पर देश आपसे बहुत ज्यादा खुश है और अगर हमने इस समय चुनाव कराए तो आपकी जीत पक्की ही होगी। और इंदिरा जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी के चलते 1977 के अंदर आखिरकार इमरजेंसी हटा दी गई और चुनाव भी तुरंत ही कराए। लेकिन नतीजा पूरा ही उल्टा। देश के अंदर कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जीत पाए। और इसी के चलते देश के अंदर पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जहां पर जनता पार्टी ने मिलजुल कर सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने सबसे पहला काम किया आर्टिकल 352 में से इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रेबेलियन बनाना, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इस तरीके से इमरजेंसी ना डिक्लेयर कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।